नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारे में नए गठबंधन बन रहे हैं। ताजा गठबंधन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ है। इस गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल दागे। उन्होंने अपने 10 पॉइंटर अटैक से कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली पार्टी ने अब्दुल्ला परिवार के साथ गठबंधन करके अपने छिपे हुए इरादों को उजागर कर दिया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने सत्ता के लालच को शांत करने के लिए बार बार देश की एकता और सुरक्षा को जोखिम में डाला है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने सत्ता के लालच में शांत करने के लिए सत्ता के लालच को शांत करने के लिए सुरक्षा एकता को जोखिम में डाला। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर अपने इरादे को उजागर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर दोनों जम्मू कश्मीर का जनता का जो अधिकार दिया गया, महिलाओं को अधिकार दिया गया, कंपलसरी एजुकेशन राइट देकर बच्चाओं का अधिकार दिया और गर्ल चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया गया, वाडियों को रिजर्वेशन दिया गया, बीसीस को रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, युवाओं को अधिकार दिया गया। मगर ये सब हटाना चाहते हैं। फिर अलग 370 आर्टिकल लाकर फिर दो निशान, एक ट्राई कलर फ्लैग होगा, एक जम्मू कश्मीर फ्लैग होगा, दो झंडा का राज लाना चाहते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई अकेला एंटिटी नहीं है, उनके साथ वहां पे गठबंधन में कांग्रेस भी है। इनका जो मैनिफेस्टो है, इन मैनिफेस्टो में वो बोल रहे हैं कि वो फिर से 370 और 35A को वापस लाएंगे। जो SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन जो चालू नहीं था, जो 370 35A हटने के बाद फिर से लागू हुआ है, वहां पे लागू हुआ है, उसको फिर से वो हटाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत पुराने समय से जिस पहाड़ का नाम, जिस हिल का नाम शंकराचार्य हिल था, उसका नाम परिवर्तन करके तख्ते सुलेमानी रखेंगे। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद एक गठबंधन जिसने आकार लिया, उसमें कांग्रेस और एनसी है, जिसको लेकर के अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। चर्चा आज इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत आपका। रमनीश वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत आपका। साहिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साहिल जी, बहुत स्वागत। नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हैं, पूर्व मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। मनोहर लाल शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत साहिल जी आपसे।
बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने छिपे हुए एजेंडे को उजागर किया है, जिसमें फिर से जम्मू कश्मीर में 2 झंडा चाहती है कांग्रेस। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ जो है बात रखने का मौका दिया। मैं पलटकर अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपने 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया, उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, तब ये राजनीतिक सिद्धांत, तब ये राजनीतिक विचारधारा, तब से इस तरह की आप बात कर रहे थे, वो कहाँ चले गए? 2014 में आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आते हैं और सीधा टारगेट करते हैं, कहते हैं कि बाप बेटा और बाप बेटी को चोर घोषित करते हैं। 3 महीने के बाद के साथ जब आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो आपका ये जो आपने आज जो ये स्टैंड लिया हुआ, ये स्टैंड तब जो है कहाँ चला गया? जब राजनाथ सिंह जी जो है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और ये कहते हैं कि 6000 पत्रकारों के ऊपर जो केस थे उन्हें वापस लिया जाता है, तब ये जो सिद्धांत है ये कब जो है वो कहाँ चला जाता है? आज से कुछ समय पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि जमात इस्लामी, जिस पर जम्मू कश्मीर में बैन किया गया है, उनके साथ भी जो है वो गाहे बगाए समझौते की बात करते हैं। चाहे सजाद लोन साहब हो, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हो, सबको आपने एज ए प्रॉक्सी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करके देखी है, जिसका रिजल्ट भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो आपको दिखाने का जो है वो काम किया। इसलिए ये एक पूरी तरह से इनके अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन है, ये जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी का। लेकिन साहिल जी, एक मैं सिंपल से सवाल आपसे पूछता हूं, आपने जो उदाहरण दिए, चाहे वो 1999 का हो या 2014 का हो, 370 के पहले की वो चीजें थी, अब 370 के बाद की चीजें हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम फिर से 370 लेकर आएंगे। क्या कांग्रेस इस चीज का समर्थन करेगी कि जम्मू कश्मीर में फिर से 370 को एक्टिव किया जाए? देखिए, मैं आपको इस बात का जवाब सिंपल रंग में देना चाहता हूं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे जो जवाब है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अगर होते तो वो अच्छे ढंग से देते। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को जो है वो तोड़ा गया था और 6 अगस्त 2019 का हमारा जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन है जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों को जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां के लोगों को नौकरियों में सुरक्षा थी वो प्रदान की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर का अधिकार है या नहीं, इस पर कांग्रेस क्या कहती है? ठीक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो होगा, लेकिन कांग्रेस उसकी सहयोगी बनके चुनावी मैदान में होगी, तो आप तो क्लियर कीजिए कि 370 लाएंगे नहीं लाएंगे, उसमें आप सरकार का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? शेख जी, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ भी एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर धारा 371 लागू हुई है, जो लोगों को की जमीन का अधिकार देती है, जो वहां के लोगों को की नौकरियों का अधिकार देती है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बात होगी, अभी तक 3 दिन के बाद हमारा मैनिफेस्टो है। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद हम इस तरह के सवाल जरूर कीजिएगा कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या पता है, इससे बढ़कर भी कोई इसकी चीज हो तो जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात करते हैं। नीरज जी, आप लोग बेकार में सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा ही ना है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो ये तो गठबंधन में साथी बने हैं, बताना चाहिए उनके गठबंधन का पालन निभाएंगे करेंगे, बताना चाहिए। तो कांग्रेस को बस सवाल चाहता हूँ कि क्या आप चीन में जो तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है आज तो डल ठीक तिरंगा यात्रा रही है, यह देश को बर्दाश्त क्यों हो रहा, फिर क्यों कश्मीर पहले की तरह LOC पर शुरू करना चाहते, पाकिस्तान शुरू करना चाहते, कश्मीर इनको है तो भारत को है, जैसे पाकिस्तान के पास लश्कर तैयबा है, भारत में कांग्रेस, तो कांग्रेस भारत के लोगों ने मन बना लिया है, सोच रख रहे पार्टियों को अब इस देश नहीं रहने देना, इस बार गलत। वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी PDP के साथ सरकार तो आप लोग भी बनाए थे। देखिए वो धारा के कश्मीर PDP के साथ तो आप भी आए थे, जहाँ सिनेमा हॉल बन रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जहाँ IT बड़ी बड़ी कंपनी जा रही है, 370 के बाद बड़े बड़े कोचिंग खुल रहे हैं, वो मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े टूरिज्म में हाईएस्ट
है टूरिज्म का पकड़ा है कश्मीर का, तो वहां से बात को वापस किया है माननीय गृह मंत्री अमित जी ने। लेकिन ये कांग्रेस क्योंकि आतंकवाद की तक रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं होता कि दल के जाकर के तो चाहते हैं कि पत्थरबाजों का दर्जा के परिवार सारी नौकरी बताइए जो आतंकवादी सरकार के सामने बात करते हैं, तो इसका जवाब देना चाहिए। वहाँ जो हमारा पर्वत शंकराचार्य पर्वत, उस पर एक सुलेमान बना देंगे, हरी पर्वत एक मारना। तो ठीक है। इस मंशा से ठीक है नीरज जी, आते हैं फिर से आपके पास। रमनीश जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि 370 जो ऐसा माना जा रहा था कि खत्म हो चुका है, उसके जो कई क्लॉज थे वो खत्म किए गए और उसका असर भी जम्मू कश्मीर में दिखा। लेकिन अब जब पहली बार चुनाव हो रहा है 370 खत्म होने के बाद, ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का चुनावी मुद्दा जो है सबसे अहम यही होने जा रहा है। बिल्कुल, और इसका असर हम देख रहे हैं कि खास करके जो सियासी पार्टियां हैं, विपक्ष में जिस तरह का कोलाहल है, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं ज़मीन इनकी खिसक न जाए इस बार। ऐसा उनको इसलिए लगता है कि जिस तरह की मैंने देखा कि आप देखिए कि राहुल गांधी जी आइसक्रीम उनको पसंद आया होगा, कश्मीर का आइसक्रीम अच्छा लगा होगा कि लाल चौक पे बैठ करके वो आइसक्रीम खा रहे हैं। लाल चौक पे आपने देखा कि कुछ महीने पहले वो तिरंगा यात्रा भी और राहुल जी की यात्रा भी हमने देखी। हमने ये भी देखा कि धारा 370 हटने के बाद तिरंगा यात्रा, जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस कश्मीर में हमने देखा तिरंगा यात्रा भी निकाले और निकालने वाले कौन थे? कश्मीर के ही लोग थे। फिर बात करते हैं कि धारा 370 और 35 हटने के बाद जिस तरह की शांति, अमन, चैन हमने देखा, मुझे लग रहा है इन सियासी पार्टियों को पच नहीं रहा है। फिर से वो चाहते हैं कि दंगाई जो है, हिंसा और अराजक तत्व जो थे वो फिर से जाग जाए, उनको जगाने की कोशिश की जा रही है इनके माध्यम से। पत्थरबाजी जो आज हम देख रहे हैं कि जीरो है। आज जो पाकिस्तान के जो झंडे लहराए जाते थे वो उसमें आप देखिए कि बिल्कुल पूरी तरह से रुकावट आ गई है। आज मिलिटेंसी जो है उसको खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के माध्यम से हम देखते थे, और कौन लोग थे भाई 1990 में जो कत्लेआम हुआ, जो लहूलुहान हुआ, वहां से जो हिंदुओं का पलायन हुआ, खास करके जो कश्मीरी हिंदू थे उनका पलायन हुआ, तो वो लोग कौन थे? वहीं के तो लोग थे, लेकिन उनको उकसाने वाला कौन था? यही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टियां ही तो थी, महबूबा मुफ्ती तो थी, के लोग ही तो थे। उसके बाद देखिए 1900 बात है, आज 1987 बात है, ये सारे के सारे लोग धारा 370 हटाने को वापस रिन्यू करने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि 1987-88 में जो विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान के लोग जो इनका साथ दे रहे थे, जो वहां के मिलिटेंसी जो है, जो आतंकवादी है, जिनका साथ मिलता था, फिर से वो चाहते हैं कि फिर से उनका साथ मिले, ताकि ये इस बार भी चुनाव में उसी तरह का रूप लाना चाहते हैं कश्मीर में। ये कभी इनको कश्मीरियत से, जमहूरियत से, वहां की शांति से, वहां के अमन से, वहां के चैन से इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे आतंकवाद को फिर से पनपाना चाहते हैं। पीयूष जी से ले लेते हैं, फिर आता हूं। पीयूष जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि एक बदली हुई तस्वीर तो कम से कम जम्मू कश्मीर की नजर आ रही है 370 हटने के बाद। अब वापस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम 370 लेकर आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, तो सवाल तो उठेंगे कि 370 क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की जरूरत है या नहीं? देखिए, ये अब 370 मुझे लगता है कि एक पुराना चैप्टर हो चुका है, जिसको हटा दिया गया है। लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे जो है कि विधानसभा का स्टेटस, कि राज्य का स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को मिले, ये एक अहम मुद्दा है वहाँ। क्योंकि आप 370 हटाने के बाद कि राज्य को एक राज्य बनाए रख सकते थे, लेकिन अपने इंटरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के, को जो है राज्य हटा के यूनियन टेरिटरी का, तो इस समय वहाँ के लोग, वहाँ के आवाम फर्स्ट प्रायोरिटी है और इधर पार्टी प्रायोरिटी है, तो ये है राज्य का दर्जा रिस्टोर किया जाए, उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो बहाल हो। ये मत 370 मुझे लगता है एक
एक दूसरी बात हो गई है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहना जरूरी है क्योंकि वो रीजनल है वहां के। इसमें जो कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी ने भी ये कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों का, तो वो कौन कौन से अधिकार हैं लोकतांत्रिक जो अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा है? ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं? देखिए अधिकार देखिए जमीन पे पता लगते हैं। वहां पे अधिकार है अपने को अभिव्यक्त करने का, अधिकार है वहां अपने को प्रदर्शन करने का, समस्याओं को सामने लाने का। ये तमाम जो अधिकार है वहां नहीं है लोगों को। वहां पे एक दूसरा राज्य और एक सेना के तहत जो है राज चल रहा है वहां पर तरीके से। आप देखिए आतंकवाद से कहा जा रहा है खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। लगातार आतंकवाद हमले हो रहे हैं। हमले जवान जो है मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवान जो है तमाम शहीद हो रहे हैं। कोई खबर आज हर 10-15 दिन में एनकाउंटर की खबरें आप देखिए लगातार आ रही है। तो हालात ऐसे नहीं हुए जैसे की उम्मीद की जा रही थी, तो ऐसे नहीं है। लेकिन पहले से कुछ बेहतर हुए इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हुए जैसे कि कहा जा रहा था। बेहतर हुए हैं इस बात को स्वीकार करेंगे, बेहतर हुए वहां पे। पीयूष जी बेहतर हुए हैं या नहीं मिला है? पीयूष जी बेहतर हुए हैं पहले के मुकाबले या नहीं? जो पत्थरबाजी की तस्वीरें हर रोज हम लोग देखते थे वो नहीं दिख रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है कि आतंकवादियों की जो वारदातें वो बढ़ी हैं, वो तब से जिस दिन शपथ ग्रहण था, तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, उस दिन से एक्टिविटीज बढ़ी हैं। नहीं देखिए उसके पहले भी उन्होंने तो अभी 4 जून के बाद शपथ ग्रहण लिया। हाँ। लेकिन उसके पहले भी लगातार जो है ये घटना अगर आप देख लिए पन्ने पलटिएगा आप, तो लगातार जो है कि एनकाउंटर हुआ है जहां मिलिटेंट जो आके उन्होंने जो है तो ऑक्युपाई किए हैं बिल्डिंग्स को, और लगातार वहां पे सेना को एनकाउंटर करना पड़ा है। वहां पे तमाम जो है तो देखिए कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए हैं वहां पे, लगातार कश्मीरी पंडितों को शहीद हुए हैं वहां पे जो है, वहां से पलायन हुआ है कश्मीरी पंडितों का। और जिस कश्मीरी पंडितों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टेप उठाया था और बार बार कहती है, वो कहीं उनके हाली हालात में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, बहुत सारे जो आ रहा हूं अब आपके पास, वो भाग गए हैं वहां। ठीक है पीयूष जी, आते हैं फिर से। साहिल भाई, अब समझना यही चाहेंगे आपसे भी कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं लोकतांत्रिक जो आज के डेट में जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा है? अभिषेक जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले कुछ बातों का और जवाब जो है वो देना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक जो यहाँ आपके विश्लेषक हैं उनको सुन रहा था, कई बातों का अज्ञान है उनके। ये कह रहे थे कश्मीरी पंडितों को निकालने की बात कर रहे थे। याद कीजिए कि जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था तो केंद्र में किन लोगों की सरकार थी? सरकार में कोई गृह मंत्री था। उस सरकार को बाहर 99 सांसद जो तो समर्थन कर रहे हैं। क्या उन 99 सांसद को वापस लिया जब कश्मीरी पंडितों को वापस निकाला जा रहा था? और आज वो बात का रहस्य यहाँ कर रहा हूँ अभिषेक जी, जब कश्मीरी से निकाला गया उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर सेशन था उसमें 4 लोगों कश्मीर के 2 उड़ी साहब जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और जसवंत सिंह जी ने हिस्सा लिया। कहना चाहता हूँ कि उन्हें एक संकट कहता है कि सेना को के अंदर खराब हो रहे हैं इस सामने और वो कहते हैं कि इंटरनेट लॉ की जो है नहीं किया जाता और जो है इसका जो है जो है। ठीक है साहिल भाई, आप बात पूरी कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद लौटता हूं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साहिल जी, आप बोलिए। हाँ अभिषेक जी, मैं कह रहा था कि जब डिबेट हो रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद की मोहम्मद शफी उन्होंने वहां पर सवाल किया संसद में। उन्होंने कहा कि जिस जगह आपने वहां बैठा हुआ है उसको वहां से हटाया जाए। तो सामने से खड़े होकर मतलब खुराना साहब वो कहते हैं कि जब आप लोगों की सरकार में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है जगमोहन किया तब वो ठीक था, हम लोगों ने कैसे हो सकता है? लोगों ने हमेशा जो है जब कश्मीर की राजनीति करने की कोशिश की। कश्मीरी पंडितों की है। साहिल भाई, आप मुझे बताइएगा कि घटना हुई कब थी? घटना हुई कब थी? कश्मीरी पंडितों वाली घटना हुई कब थी? 13 जनवरी को 1990 19 जनवरी के आसपास। आप मुझे ये बताइए कि राजीव गांधी की सरकार गई कितने तारीख को थी?
मैं अभिषेक जी सुनिए, कितने तारीख को सरकार गई थी राजीव गांधी की? 2 दिसंबर 1989। जी जी, एक महीने में वीपी सिंह की सरकार ने ऐसा कर दिया था कि वहां पे वो स्थिति बन गई थी, सिर्फ वो 1 महीने में। बात 1 महीने की नहीं है, बात फिर? यह है कि जिम्मेदारी थी कि वहां पर सारी सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन कश्मीर के हालात वो 1 महीने में तो नहीं बने थे सर, ये आप भी जानते होंगे। बिल्कुल मानता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पूरी 70 साल हो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि धारा 370 को टच करने का भी। एकमात्र 56 इंच का ही सीना है जिसने इस तरह के कदम को उठाया, और कदम को उठाया तो हमने देखा उसका प्रतिफल के रूप में आज देखें, डिग्री कॉलेज की ही बात करें, डिग्री कॉलेज में हम नहीं जाते, कश्मीर के लोग ही वहां के जाएंगे, वहां के स्थानीय निवासी ही जाएंगे। जो 84 हुआ करते थे आज 148 डिग्री कॉलेज है। फिर बात नहीं, जरा सा अभिषेक जी बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए। उनको सुन लीजिए ना, नहीं 12 नहीं सुनिए, इनको सुनना पड़ेगा। आज इन्होंने ज्ञान के पर्दे को भी खोलना इनका जरूरी है। जो नहीं सुनिए, जो 12 प्राइवेट निवेश की बात करें, ऐसे में जनता सुन ही नहीं पाएगी, समझ ही नहीं बात को हम सुन लेंगे। समय दे रहा हूं, आप रुक तो जाइए, इंटरप्ट हो जाएगा ना फिर बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बोल लीजिएगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे बस यही बताइए, कश्मीरी पंडितों को अगर 19 जनवरी 1990 को वहां से भगाया गया, क्या सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, क्योंकि 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अभिषेक जी, मैंने उसी बात का जवाब देते हुए आपको ये कहा कि इसी मुद्दे के ऊपर जब सबसे बहस थी तो कहते हैं आर्मी जो है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सुझाने के लिए नहीं है, पुलिस का जो है ऊपर से हम जो कहते हैं कि लोग हमारे लोगों की नहीं कर सके। मैं आता हूँ अभिषेक जी, आपकी जो आज की बहस है वो 370 का मैनिफेस्टो मुद्दों के ऊपर है। आपको इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं सर कि 370 के वक्त तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सीआरपीएफ के जवान जा रहे होते थे और उनके गालों पर तमाचे मारे जाते थे, हमने देखा है। जी, अब देखा आपने? हाँ, हमने देखा है। सुनिए, आपने क्या 370 के बाद के आज के दौर को देखा कि 5 जवानों की शहादत हो रही है और जो मर रहे हैं उनका पता नहीं चल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि गाल में आकर के तमाचे मारे, इतनी हिम्मत किसी में नहीं हो रही है, ये तो कम से कम आपने देखा होगा। इतनी हिम्मत हो रही है, हाँ पाकिस्तान की इतनी जरूरत जरूर हो रही है कि वो आतंकियों को भेज रहे हैं, लेकिन उन आतंकियों को हमारे जवान कहां भेज रहे हैं ये भी हमें पता है। ठीक है, अब रमनीश जी अब बोलिए। ठीक है, साहिल भाई फिर 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि जब मिलिटेंसी को खत्म कर दिया गया और आतंकवाद यदि पनपता है तो उसको 2.5 फीट गाड़ दिया भी जाता है। फिर दूसरी बात है, आज यदि राहुल गांधी लाल चौक पे बैठ करके कश्मीर में यदि वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो धारा 370 हटने के बाद ये चीजें मुमकिन हुआ। और यदि राहुल गांधी ने यदि भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली धारा 370 हटने के बाद ही, वरना उनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी। जिस तरह से वहां के यात्रा 90s में भी निकली थी, गोलियां चली थी। वही चीज, इस चीज को समझने की जरूरत है। फिर बात करते हैं देवीदास ठाकुर जो वहां के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। देखिए, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, आज उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो अपने पूर्वज को भी नहीं आज सुन रहे हैं। जो शेख अब्दुल्ला ने देवीदास ठाकुर की जो बनाई हुई चीजें थी उसको उन्होंने लागू किया था। कब की बात करें? 1980 की बात करें। आज एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात धारा 370 हटने के बाद ही ये चीजें मुमकिन हुआ। लेकिन ये क्या चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आज मैनिफेस्टो अपना जारी किया है, राहुल गांधी क्या फिर से वो 2 झंडे चाहते हैं वहां पे, फिर से वो 2 संविधान चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव यदि होता है वहां पे 6 साल के बाद होता है। पूरे देश में 5 साल में होता है, वहां पे 6 साल में होता है। और खास करके जो संसद में बनाई हुई कमेटी है या संसद में बनाए हुए कानून वहां पे लागू भी नहीं किया जा सकते। क्यों? धारा 370 हटने के बाद ये चीजें आज मुमकिन हुआ।
कश्मीर के अंदर। फिर बात करते हैं कि देखिए आज नहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण 30 सेकंड बस अभिषेक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात की बात करें, वहां के जो लोकल निवासी हैं, पहाड़ी की बात करें, बकरबग्घा की बात करें, वाल्मीकि समाज की बात करें, क्या राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना हिम्मत था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनको हक दिलाने की, धारा 377 हटने के बाद उनको आरक्षण मिला कि नहीं मिला? आज वाल्मीकि समाज वाले जो हैं वो प्रतिनिधि बने हुए हैं, अब पंचायत चुनाव की बात करें, वोटर हैं, आज वो वोट कर सकते हैं, वरना इनकी हालत इतनी भी हो गई थी। वाल्मीकि समाज की बात करें, दलित की बात करें, आज दलितों का ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं, क्या इनको हक दिलाने की बात किसने किया? 56 इंच का सीना जो है गठबंधन तो आपका ठीक है, रमनीत जी ठीक है, उनके अब आपके पास आ रहे हैं। नीरज जी समझना ये चाहेंगे कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का तो गठबंधन हो गया, बीजेपी ऐसा लग रहा है अभी तक की स्थिति को देखते हुए अकेले ही मैदान में उतरेगी। जम्मू में आप स्ट्रांग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कश्मीर में आपके लिए चुनौतियां हैं। क्या पीडीपी से कोई बात आप लोग कर सकते हैं? क्योंकि आज जो पीडीपी का मैनिफेस्टो आया है उसमें कम से कम ये तो दिखा कि वो जम्मू कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, लोगों के लिए बात कर रहे हैं। 370 से उन्होंने किनारा कर लिया है। देखिए, जो हमारे नीति सिद्धांत का समर्थन करेंगे वो हमारे साथ आए तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन उनको मेरे नीति से हमारी पार्टी के नीति सिद्धांतों का समर्थन करके आना होगा, करना होगा। और अब कश्मीर की भी नहीं चाहती वहां पथराव हो, दहशत गर्दियों पर सड़कों पर नंगा नाच करे, हमारे गोलियां चले, आतंकवाद पकड़े, वहां 2 झंडे हो, ये वहां के लोग भी नहीं चाहते। उनके लोगों ने देखा है कि 35-70 हटने के बाद किस तरह से अमन चैन बहाली कश्मीर हुई, और ये कांग्रेस के लोगों से बात करने का हक नहीं। साहब ये मोदी की सरकार है, जब पाकिस्तान बात करता है तो हम सर्जिकल करते हैं, घर में घुस के मारते हैं। और ये बात करने की धारा 370 तक वहां लागू था, वहां के SC का लाभ नहीं मिला। क्या कांग्रेस करेगी? आरक्षण विरोधी पार्टी है, धारा 370 के बाद ही वहां को किसी को आरक्षण हुआ। कांग्रेस दूसरे कहती है कि आरक्षण के समर्थन है और जाके आरक्षण के हो जाती है। तो चरित्र क्या का है, इसको भी इसको बताना चाहिए। नीरज जी, लेकिन एक चीज था 370 के बाद आप लोगों ने ये भी कहा कि जो आतंकी गतिविधियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक बड़ी सच्चाई है कि आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकी गतिविधियां खत्म नहीं हुई हैं। खत्म नहीं हुई है, ज्यादा मेहरबान खत्म नहीं हुई, लेकिन इससे कम काफी हुआ है। और अब आतंकी गतिविधि है, हमारे जवान कभी कभी शहादत होती है, श्रद्धांजलि व्यक्त करता, लेकिन आज वहाँ जनता के द्वारा नहीं किया जाता, वहाँ संरक्षित नहीं किया जाता, आतंकवादी घटनाओं की कमी आई है। वो जनता के गोलीबारी देखने को मिलता था, नहीं मिलता, भूले जाते हैं, करते जाते हैं। राहुल गांधी का भी रहा था, जी की कृपा से आते हैं, पेट में खाना के आते हैं, पूरा धन्यवाद देना चाहिए जी का। देश को पूरी पार्टी वोट बैंक के लिए सत्ता की लालच, देश को बांटने की बात होती है। देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है। आपके माध्यम से जनता से भी ऐसे पीयूष जी अपने यहाँ से। ठीक है पीयूष जी, क्या बीजेपी इसके विषय में विचार कर सकती है कि पीडीपी के साथ जाया जाए? क्योंकि पीडीपी के मैनिफेस्टो को देखते हुए ये लग रहा है कि पीडीपी ने ये अब मान लिया है कि 370 को अब छोड़ो, आगे बढ़ो। सर मुझे एक जगह जाना है, अगर आप परमिशन दे तो मुझे एक जगह जाना है, मैंने पहले ही बोला था। अगर ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती समय आपने दिया, बहुत शुक्रिया आपका। पीयूष जी बोलिए। अभिषेक जी, देखिए अगर आप पिछला इतिहास देखें तो इसकी संभावना बनती है, क्योंकि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार वहां चलाई है। लेकिन अभी जो है, अभी तक जो है कि वो पीडीपी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इसलिए एक तरफ से ये संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है। लेकिन पीयूष जी, क्योंकि जो अलायंस, इंडिया अलायंस की बात है, वो तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए तो वो था भी नहीं, ऐसा कांग्रेस भी कहती रही है।
और अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी की जो मीटिंग थी उसमें महबूबा मुफ्ती नजर तक नहीं आई। हाँ नहीं, वही देखिए सुबगाहट इसलिए है टेक्निकली जो है, और लिटरली जो है, अभी तक उन्होंने अपने को विड्रॉ नहीं किया है इंडिया गठबंधन से। वो भले ये तो आपने देखा, लोकसभा का चुनाव भी इन लोगों ने अलग अलग लड़ा था, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। हाँ। तो लेकिन वो सब पार्ट थे इंडिया गठबंधन के। तो अभी महबूबा मुफ्ती ने अपने को हटाया नहीं है। जैसे ममता बनर्जी भी लड़ी, उन्होंने भी नहीं कहा है कि मैं आपका हिस्सा नहीं हूं, वैसे ही महबूबा ने भी नहीं कहा है। तो इसलिए अभी ये माना जा सकता है कि वो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। और कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि शायद वो भी जो है इस अलायंस का एक हिस्सा आज कल में बन जाएं। लेकिन जैसा आपने कहा कि 370 उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो क्या ऐसा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति, और वो फिर से अपना वही जो उनके साथ गठबंधन था उसमें सरकार चलाई? तो अभी देखिए बीजेपी को भी तलाश है, बीजेपी को भी कश्मीर में तलाश है एक फुटहोल्ड की, क्योंकि जम्मू में तो उन्होंने देखिए डिलिमिटेशन के माध्यम से सीटें बढ़ा ली है। बिल्कुल। जम्मू के हिस्से में 6 सीटें आ गई ज्यादा, कश्मीर के हिस्से में 1 ही सीट हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कानूनों के तहत और डिलिमिटेशन के तहत पूरी कोशिश करके कि अपनी प्रेजेंस को जो है वो असेंबली में बढ़ाएं वहां, लेकिन वो अभी भी उनकी प्रेजेंस जो है जम्मू इलाके में ही जो है कन्फाइंड है, और वैली भी थोड़ा अभी बड़ा मुश्किल है। तो उनको एक वहां का क्षेत्रीय पार्टनर चाहिए। तो आप जैसी बात कह रहे, हो सकता है 2-4 दिन में ये बात सामने आ सकती है कि शायद जो महबूबा है वो बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते, क्योंकि महबूबा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो एक 25 का आंकड़ा है, वो साथ साथ नहीं चल पाते। और यही कारण है कि अभी महबूबा, अभी जो राहुल गांधी गए थे उसमें महबूबा वहां नहीं आई उस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि ये भी संभावना हो सकती है, और राजनीतिक संभावना का खेल है। और इधर अगर हम बाकी देखें तो क्या कांग्रेस के लिए 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के को लेकर के कुछ ना बोलना, चुप रहना, क्या ये कांग्रेस के लिए बाकी देश के हिस्सों में मुश्किलें पैदा कर सकती है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है। देखिए अभी जो एक पार्टनरशिप बनी है, और राहुल गांधी ने एक बार क्लियर कर दी है कि हम जो है कि राज्य का दर्जा जो है वो चाहते हैं, पूरी कोशिश करेंगे वापस आए, उसके लिए हम। तो अभी उन्होंने बड़ी चालाकी से 370 का मामला पीछे कर दिया। नहीं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर बोला कि कांग्रेस जाने, लेकिन हम 370 ला करके रहेंगे। कांग्रेस से आप पूछ लीजिए, पत्रकारों से साफ उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस से पूछिए कि वो 370 पे क्या कहते हैं, लेकिन हम 370 ला करके रहेंगे। देखिए अभिषेक जी, थोड़ी सी पार्टियों की मजबूरी होती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है जम्मू कश्मीर की, और तो वो एक कमिटेड है 370 के लिए। और मुझे लगता है कि चुनावों के समय जो है बहुत सी चीजें रखी जाती है सामने, ताकि लोगों को अपने ओर आकर्षित करें और वो उसके माध्यम से आप वोट खींचें। लेकिन सरकार बनने के बाद बहुत सी चीजें हमने देखा, केंद्र के स्तर पे भी, राज्य के स्तर पे भी, उसको जो है बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है। तो अगर स्टेटहुड रिस्टोर हो जाता है, मुझे लगता है एक बड़ी बात होगी वहां की जनता के लिए भी और वहां के राजनीतिक दलों के लिए। उसके बाद 370 को देख के वो कांग्रेस चाहे तो विड्रॉ करेगी या क्या करेगी, मुझे नहीं लगता कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसको बहुत आगे ले जाएगी। अगर एक बार उनको वोट मिल जाते हैं, वो जीत के आ जाते हैं सरकार में, मुझे लगता है वो ठंडे बस्ते में कुछ समय के लिए चला जाएगा। वहां पे फिर जो है कि दूसरी चीजें महत्वपूर्ण हो जाएंगी, किस तरह से वहां पे जनता के लिए जो है एक सुशासन वहां पे। साहिल भाई भी इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, साहिल भाई इसीलिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं क्या कि चलो ठीक है, इसके बूते वोट तो मिल जाए कम से कम? नहीं अभिषेक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ से चले गए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, तो पीडीपी के तो एजेंडा में सेट रूल था ना। पीडीपी के एजेंडा में जो है पाकिस्तान से बातचीत थी, पीडीपी के एजेंडा में क्रॉस बॉर्डर जो था ट्रेड की बात थी, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं अभिषेक जी की डबल करेंसी की भी बात थी। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां पर सरकार बनाई और एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, जिस एजेंडा ऑफ अलायंस में ये चीजें तय हुई कि जो सेंसिटिव इश्यूज है उनसे जो है वो सब पीछे रहेंगे, और इसलिए जो है आप आगे वाले समय में देखेंगे। साहिल भाई, इसमें एक चीज देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कश्मीर को अब अलग तरीके से देखा जा रहा है। 370 से पहले का कश्मीर कुछ और 370 के बाद का कश्मीर कुछ और।
इस तरीके से देखा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में देखिए 370 से क्या सुविधाएं कश्मीर को थी और वहां के लोगों की थी वो जानते हैं। देश के बाकी हिस्से में जो 370 को लेकर के चीजें थी कि वो हमारे लिए एक श्राप है। कश्मीर हमारा मुकुट है और उस मुकुट के ऊपर बैठा हुआ वो एक नाग है, इस तरीके की धारणा देश में थी और उस नाग को हटाया गया। ये धारणा, आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, ये सेंटिमेंट की चीज है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल जो है मैं एग्री करता हूं कि देश में जो है वो 370 को लेकर जो है एक बड़ा जो है वो माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैब्रिकेटेड माहौल जो है वो बनाया हुआ था। मैं आपसे एक सवाल करता हूं अभिषेक भाई कि मणिपुर जो है पिछले 1 साल से चल रहा है, वहां कौन सी धारा 370 है? आपका नक्सलवाद जो है साहिल भाई, वहां तिरंगे के साथ दूसरा झंडा नहीं फहरता है ना, वहां वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आप बताइए कि किस प्रदेश का अपना अलग संविधान था? किस प्रदेश का अपना अलग संविधान था? कश्मीर का अपना अलग संविधान था ना? ये था, बिल्कुल था। उसकी वजह सुनिए अभिषेक जी, जम्मू कश्मीर एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी स्टेट था, उन लोगों के पास ये अधिकार था। वो नेशन थ्योरी को अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया और उस कश्मीर के लोगों ने किया। आप सर, तो वो हैदराबाद के साथ क्यों नहीं किए थे? हैदराबाद के साथ भी वही कर देते, हैदराबाद के साथ भी वही करते, भोपाल के साथ भी वही करते, कश्मीर के साथ जो किया वही यहां भी करते। ये क्या लॉजिक दे रहे हैं साहिल भाई? आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम होने के बावजूद हैदराबाद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू में था और जम्मू कश्मीर जो था वो एक बॉर्डर स्टेट थी, ऑप्शन था। ठीक है, ये बीच में था। जूनागढ़ क्या था? जूनागढ़ के साथ भी वही करते, बीकानेर के साथ भी वही कर लेते। देखिए, मैं अभी आज जूनागढ़ की बात कर रहा, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर कि रहा हूं। सबका अपना अपना लो भैया, सब अपना अपना बना लो संविधान, ऐसे थोड़ी था। ये जम्मू कश्मीर के अधिकारों से परेशानी क्यों है? हिमाचल के साथ कोई कतर ये है सर, क्यों जम्मू कश्मीर को अलग क्यों मतलब कारण बताइए ना सर, क्यों जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा क्यों होगा? वो तिरंगे के अंडर रहे, काम खत्म है। सुनिए, बिल्कुल है, हमने तिरंगे की बातें की। आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब कबालियों ने अटैक किया तो सबसे पहले उनके सामने खड़े होने वाले जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता था। हजारों लोग जो है यहाँ शहादत दी है, हमारे देश के जवानों ने शहादत दी है, आज तक शहादत दे रहे हैं को बचाने के लिए। देश का संविधान, देश का झंडा जो है वो सर्वोपरि है। तो एक सीधे शब्द में मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या कांग्रेस मानती है कि 370 होना चाहिए, 370 रहना चाहिए, हाँ या ना? देखिए अभिषेक, सुनिए, 370 रहना चाहिए, हाँ या ना साहिल भाई? अभिषेक भाई देखिए, ये कोई शो तो नहीं चल रहा कि आपने एक सवाल किया तो मेरे उसी सवाल का जवाब फिर वही बात है। देखिए, नहीं तो आप बताइए ना क्लियर कट टू कट कि हाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहती है नहीं होना चाहिए, आप कहिए होना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं जम्मू का नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि यही तो दिक्कत है, कश्मीर के लोग ये नहीं मानते थे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनका ये मानना था कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। नहीं, वो उनका ये कहना था आई एम कश्मीरी फर्स्ट, मैं कहता हूं कि मैं इंडियन फर्स्ट, मैं पहले भारतीय हूं फिर बिहारी हूं या यूपी का हूं, पहले हिंदुस्तानी हूं। ये फर्क जो था ना, ये 370 था जिसे हटाया गया। ठीक है रमनीश जी, अब बोलिए। फर्क को साफ करने के लिए देखिए, फिर से सबसे पहले बात से अभिषेक जी, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, सबसे पहले वो भारतीय है और भारतीयता का, भारतीय होने का बोझ जो कराने वाला साहिल भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटा करके यही चीज तो लागू किया, यही तो बोध कराने की कोशिश करी। कश्मीरी भाई बहनों के लिए भी खास करके एक मैसेज देने का प्रयास किया कि भैया सबसे पहले आप भारतीय हैं। लेकिन धारा 370 हटने के बाद हमने देखा किस किस तरह के बदलाव आए, लेकिन ये बदलाव फिर से आप चाहते हैं कि फिर कश्मीर में फिर से खून की नदियां बहे, फिर से आप अराजकता का माहौल कहीं ना कहीं पैदा करना चाहते हैं। जो कि आप देखिए, धारा 370 हटने के बाद पहली बार, चूंकि कोई भी प्रदेश खुशहाल तभी आएगा जब वहां पे शांति और सुरक्षा का माहौल तैयार हो। आज देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो खास करके 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, आज देख रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद क्या बदलाव है, 81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट।
आज जो 6,52,000 टूरिस्ट जाया करते थे 5 अगस्त 2019 से पहले सालाना की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि आज के समय में 27 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर में। तो इससे फायदा टूरिस्ट जाते हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है? उन्हीं कश्मीरी को हो रहा है, कश्मीरी घाटी भाई बहनों को हो रहा है। लेकिन कश्मीरी घाटी में रहने वाले लोगों को फिर से कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भड़काना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस खास करके उमर अब्दुल्ला फिर से मैसेज देना चाहते हैं, अरे कुछ मिलिटेंट्स पाकिस्तान से आए हुए लोग जो हैं वहां की अशांति को पैदा नहीं कर सकते थे। आज जो है कश्मीरी हिंदू जो है भाग भाग करके लाखों लोग आए, अलग अलग प्रदेशों में गए, उसका कारण कौन था? वहीं के रहने वाले लोग थे। और ये सियासतदान जो थे, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, वहां के लोकल कांग्रेस पार्टी की बात करें, ये सारे लोग तो थे, उन्हीं लोगों ने तो भड़काया। मैंने पीयूष से भी ये समझने की कोशिश की, हटने के आपसे भी ये समझना चाहूंगा, चैन शांति बहाल हुआ, लेकिन इन लोगों को पच नहीं रहा है। रमनीत जी एक सेकेंड, क्या बीजेपी के साथ पीडीपी जा सकती है और बीजेपी एक बार फिर से पीडीपी के साथ जा? मैं अभिषेक जी इसका भी जवाब देना चाह रहा था। कभी कभी हमें जाले को साफ करने के लिए, घर के अंदर की सफाई करने के लिए हमें घर के अंदर प्रवेश होना पड़ता है अभिषेक जी। और जब लगा कि नहीं, इनके साथ हमारा किसी तरह से आगे जो है समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी देखिए महबूबा मुफ्ती जो है वो कट्टरता को जन्म देते हैं, कट्टरवादी सोच जो है उनकी। आप ठीक है, लेकिन आज उनके मैनिफेस्टो को आप देखें, आज उनके मैनिफेस्टो को देखें, का काम करती हैं। उनके लिए जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, फिर से आप देखिए उसको उससे दोस्ती करना चाहते हैं ये सारे के सारे। अगर मैनिफेस्टो उनका देखें तो मैनिफेस्टो बिल्कुल डिफरेंट है। मैनिफेस्टो क्लियर है कि हमें कश्मीर के लोगों की भलाई करनी है। महबूबा मुफ्ती बोल दें स्पष्ट तौर पे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, धारा 370 हटने। वो भविष्य की बात है, वो तो अभी फिलहाल इंडिया 370 का जिक्र मैनिफेस्टो में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों जाए? आखिर कॉमन मिनिमम तो आपको लग रहा है कि बीजेपी अपने दम पे वहां सरकार बना सकती है? ऐसी नहीं बना सकती है। आप देखिए कोई सोच ही नहीं है। हमारी विचारधारा आप देखिए, उनकी विचारधारा में आसमान जमीन का अंतर है। वो कट्टरपंथी सोच है उनकी। बीजेपी के लिए तो अकेले सरकार बनाना इतना आसान होगा आपको लगता है? देखिए खास करके देखिए बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज है वहां पे विकास और निवेश। विकास और निवेश से जो धाराएं हैं, मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग हुआ करता था कश्मीर। आज आप कश्मीर में अभिषेक जी जाकर के देखें, आप जाते भी होंगे, क्या कभी ऐसा संभव था कि लाल चौक पे बैठ करके कोई हनुमान चालीसा पाठ कर सकता था कोई भारत का कोई भी नागरिक? आज हम करते हैं ना। मैं ये पूछता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ लाल चौक पे बैठ के करना ही क्यों? नहीं करना ही क्यों नहीं कर सकते? क्यों मतलब क्यों? कारण बताइए। आखिर तो फिर वहां पे नमाज भी लोग पढ़ेंगे, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। आप देखिए कोई नमाज पढ़ रहा है, हम कौन रोक रहे हैं? लेकिन बात करते हैं कि कोई ऐसा भी समय था जब लाल चौक पे कोई खड़ा नहीं है, तिरंगा लहरा नहीं सकता। वहां तिरंगा लहराइए, लेकिन वहां हनुमान तिरंगा लहरा नहीं सकते थे क्या? वो दौर आप नहीं भूले क्या? वो दौर हुआ करता था ना। आज वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वही देखिए कश्मीर है ना, जहां पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, कौन रोक रहा है? ठीक है, तो ये अंतर है, डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम हमारे साथ इस समय आलोक जी जुड़े हैं बीजेपी से। आलोक जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। आलोक जी, जम्मू कश्मीर की क्या तैयारी? जम्मू कश्मीर की फुल तैयारी है। जम्मू कश्मीर में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में और वहां के एलजी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, वहां की जनता अभिभूत है। वहां की जनता बहुत प्रसन्न है और ये 370 को वापसी लाने वाले, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है 370 लेके आएंगे। वही तो मैंने कहा कि वहां की जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि 370 को हटाने से कितना लाभ हुआ है वहां पे। बाहर के लोगों का वहां आना जाना। सर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है।
टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए। इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। और हिडमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं, इस सारे पैरामीटर्स में अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी के कारण 4 दशकों के बाद एमपी के चांदामेटा गांव में पहली बार इस लोकसभा में मताधिकार का प्रयोग हुआ और सुकमा के 6 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार 4 दशक के बाद आदिवासी भाई बहनों ने मताधिकार का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से ये सिक्योरिटी फोर्सेस की विजय है, लोकतंत्र की विजय है। आज हमारे सीएपीएफ के जवान वामपंथी उग्रवादियों का सामना करने के साथ साथ विकास के कामों की भी निगरानी कर रहे हैं और 100% सैचुरेशन में तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।